सभी देश के लोग चांद और मंगल के पीछे क्यों पड़े हैं? कोई चांद पर मिशन कर रहा है तो कोई मंगल पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब मिशन के पीछे का राज क्या होता है? करोड़ों रुपए फूंक कर ये सब जो मिशन किया जाता है, इसके पीछे स्पेस एजेंसी का मोटिव क्या होता है? अब शायद मेरी तरह आपको भी यही लग रहा होगा कि रिसर्च करने के लिए ये सब मिशन किया जाता है ताकि चांद और मंगल की जमीन कैसी है, वहाँ पर रहने लायक है कि नहीं है, ये सब पता लगाया जा सके। पर अब मैं बोलूं कि हम और आप दोनों गलत हैं। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि रिसर्च करना उनका मकसद नहीं होता है। पर जो करोड़ों रुपए वहां पर जाने के लिए लगता है, उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो और करना पड़ता होगा। लेकिन वो रीजन क्या है जिससे वो एक के बाद दूसरा मिशन भेजना पसंद करते हैं? तो आइए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। एक वो दौर था जब हम इंसान धरती के लिए अनजान थे। हम इंसान को ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है या फिर चरकोन। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च से पता चला कि धरती गोल है। इंसानों में जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, वो और आगे रिसर्च करते गए। पहले तो इंसानों का इंटरेस्ट धरती पर मौजूद समुद्र का रिसर्च करना था। समुद्र के अंदर क्या है, समुद्र की गहराई कहाँ कितनी है, इन सब चीजों की रिसर्च करने की चुल हर एक वैज्ञानिक में थी। लेकिन इसी दौर पर कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो जानना चाहते थे कि आखिर पृथ्वी के बाहर क्या चीज है। उस वक्त उनके पास इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं थे जिससे वो आज के मुकाबले दूरी को देख सके। पर एक अनएक्सेप्टेड बात ये थी कि उस वक्त कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी आधुनिक यंत्र के सूरज और पृथ्वी की दूरी नाप देते थे, ग्रहों की स्पीड बता देते थे, कौन सी ग्रह कितने स्पीड में नाच रही है। जो चीज आज के बड़े बड़े सैटेलाइट से पता चलता है, वो सब चीज धरती पर खड़े वैज्ञानिक अपनी कल्पना से बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते थे। जिसमें से एक माने जाने वैज्ञानिक गैलीलियो भी थे। इंसानों को अंतरिक्ष के बारे में बहुत अधिक नॉलेज पहले ही हो चुका था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि क्या ये सच में अंतरिक्ष के बाहर ये सब चीज मौजूद है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। सिर्फ सुनी हुई बातें और किताबों में लिखी हुई बातों से ये सब पता चलता था। लेकिन जब इंसानों ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना स्टार्ट किया तो हर एक राज से पर्दा हटता चला गया। आज से 6-7 हजार साल पुरानी किताबों में लिखी हुई बात सच होने लगी। इन प्राचीन किताबों में ब्रह्मांड के बारे में उस वक्त बताया गया था जिस वक्त इंसान के पास जमीन पर आने जाने के कोई साधन नहीं थे। उस वक्त आखिर ब्रह्मांड के बारे में कैसे पता चल सकता था? 4 अक्टूबर 1957 इंसानी जीवन का ये पहला ऐसा दिन था जिस दिन स्पुतनिक 1 नाम का टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा गया। ये मिशन सोवियत संघ द्वारा किया गया था। उसके एक साल बाद ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का स्थापना हुआ। नासा द्वारा बहुत से रिसर्च किए गए, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, और नासा ही पहला ऐसा स्पेस एजेंसी बना जिसने चांद पर इंसानों को उतार दिया। उस वक्त तक बहुत सी स्पेस एजेंसियां तैयार हो चुकी थी और सब में बस एक ही कंपटीशन था, चांद पर इंसानों को उतारना, जिसमें से कुछ स्पेस एजेंसियों के मिशन सक्सेस हुए और कुछ के नहीं भी हुए। अगर बात करें अपने भारत के स्पेस एजेंसी इसरो की, तो इसरो की तरफ से अभी तक कोई ऐसा मिशन नहीं किया गया है जिसमें चांद पर इंसानों को भेजा गया हो। लेकिन शायद अब वो वक्त दूर नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चांद पर जाने का फायदा क्या होता है? क्या सिर्फ रिसर्च करना ही उनका सबसे बड़ा मकसद होता है या फिर कुछ और? पहली बात तो जब कोई नया रिसर्च करता है, किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करके पब्लिक में शेयर करता है, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है और जो उसके दूसरे देश होते हैं वो भी अच्छा खासा पैसा देते हैं। बस इतना जान लो, रिसर्च को शेयर करने में ही उनकी इन्वेस्ट की गई कमाई मिल जाती है। ये तो रही रिसर्च की बात। लेकिन जब कोई देश चांद पर लैंड करता है तो उस वक्त चांद पर मौजूद धातुओं को खोजता है, कहाँ पर कौन सा धातु ज्यादा है, और खोज करके उसे कलेक्ट करता है और फिर उसे धरती पर लाता है। लेकिन हर मिशन में ये नहीं होता। जैसे अभी जो चंद्रयान 3 चांद पर लैंड किया है, तो उसका कोई भी पार्ट वापस धरती पर नहीं आएगा। सिर्फ उसका मोटिव यही था कि चांद पर रिसर्च करना। लेकिन जिस मिशन में लैंडर को वापस लाया जाता है, उसमें चांद पर मौजूद अलग अलग मेटल को नीचे धरती पर लाया जाता है और फिर यहाँ पर लाखों रुपए ग्राम में बेचा जाता है। आप जो मोबाइल फोन चलाते हो, वो चांद पर मिली हुई अलग अलग पार्टिकल की वजह से चला पाते हो, क्योंकि जब मोबाइल फोन बनता है तो चांद पर से लाए गए धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है जो धरती पर रेयर है, जो धरती पर मिल ही नहीं सकता। चांद पर पहली बार पानी की खोज इसरो
ने किया था। लेकिन चांद पर जो पानी मौजूद है वो धरती के पानी से बिल्कुल अलग है। अगर उस पानी को धरती पर लाकर बेचो तो करोड़ों रुपए लीटर बिकेगा। नासा ने अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर एक मिशन किया है जिसमें उन्हें 500 ग्राम मिट्टी धरती पर लाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस 500 ग्राम मिट्टी की कीमत कितनी हो सकती है तो शायद आपका जवाब आए 1 लाख, 2 लाख या फिर 1 करोड़। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये आप बहुत कम रकम बता रहे हो, इस 500 ग्राम मिट्टी की कीमत 7 खरब है। आप सोचो, बस 500 ग्राम मिट्टी की कीमत 7 खरब, कितना अमेजिंग बात है ना। लेकिन ये भी मत भूलो कि ये उस ग्रह का है जिसका रंग लाल है, जिसकी दूरी पृथ्वी से हर वक्त बदलती रहती है, कभी 38 मिलियन मील तो कभी 34 मिलियन मील, जिससे वहां तक मिशन को भेजने में ही काफी खर्च पड़ जाता है। और यही खर्च इस मिट्टी को और भी महंगा बनाता है। लेकिन ये मत भूलो कि ये जो मिट्टी रहेगी इसमें आपको कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो। सब मिला जुला कर बोलूं तो इस स्पेस एजेंसी का इतना प्रॉफिट तो हो ही जाता है जितने में ये अपने रॉकेट को लॉन्च किया था, या फिर कभी कभी उससे भी ज्यादा। लेकिन आप ये मत भूलना कि बहुत बार इनका मिशन फेल भी हो जाता है। उस वक्त इनका पूरा पैसा डूब जाता है। उस वक्त उनके लिए ये बहुत कठिन पल होता है, तो उस वक्त डूबे पैसे की भी भरपाई हो जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि जितना इंसानों ने इस धरती को नहीं एक्सप्लोर किया है उससे ज्यादा अंतरिक्ष को एक्सप्लोर किया है। पर ये बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पृथ्वी जितनी बड़ी है उसके हिसाब से उतना एक्सप्लोर ही बहुत है। हाँ, भले ही काफी चीज बाकी है, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से पृथ्वी को भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। अब मैं बोल रहा हूँ पृथ्वी को एक्सप्लोर किया गया है तो आप इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की बात नहीं हो रही है। तो आप ये जान लो कि मैं पृथ्वी कहा तो इसका मतलब पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज की बात हो रही है, ये नहीं कि समुद्र को छोड़ दिया। और अगर अब बात करें अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष जिस हिसाब से इतना बड़ा है उस हिसाब से अभी कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ है। हाँ, भले ही सबको ये बात पता है कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, लेकिन उनके अंदर की हर एक चीजों का रिसर्च नहीं हुआ है। अभी बहुत सी रिसर्च ऐसी है जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है, जो कि कुछ नए रिसर्च किए भी जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में नासा के सैटेलाइट से पता चला कि सूरज मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। अभी ये लेटेस्ट न्यूज आपको भी मिल गई होगी, लेकिन इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारा सोलर सिस्टम इस तरह का है जिसमें सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगा रही हैं। लेकिन जब नासा के सोलर मैक्सिमम मिशन से ये बात पता चला कि सूरज मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है तो कुछ इस तरह का सोलर सिस्टम दिखाया गया। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं कि इस रिसर्च से पहले ही किसी महान इंसान ने ये बता दिया था कि सूरज मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है, पर इस बात को किसी ने नहीं माना। लेकिन जब नासा के सैटेलाइट से ये बात पता चला तो सब लोगों ने इस बात को मान लिया। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि 5000 साल पहले ही इन सब बातों को ज्ञानी लोग अपने किताब में लिख कर गए थे, जिसमें से सब कुछ सही हो रहा है। चाहे वो पृथ्वी से सूरज की दूरी हो या फिर पृथ्वी के घूमने की स्पीड, हर एक चीज की जानकारी पुराने लोगों को पता था, जो आज हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी से पता चल रहा है। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट में बताना।